पहला टॉपिक है जो आपका विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, इस पे हम बात करेंगे। विकास क्या है और अधिगम क्या है और अभिवृद्धि क्या है, विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके बाद इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको हम कराएंगे। वीडियो लंबा होगा, बड़ा हो सकता है वीडियो, ये समझ लीजिए कि आप पेड कोर्स ये देखकर, मतलब पेड कोर्स की चीज़ें आप फ्री में प्राप्त कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, कॉपी पेन उठाइए और इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे ऊपर चल रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। इसके अलावा हमने आपको जैसा कि बताया क्वेश्चंस को भी आपको कराया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, शैशवावस्था में किस तरीके से विकास होता है, बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं, किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं, जो सीटेट और एमपीटेट के लिए टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो बड़ा होगा क्योंकि क्वेश्चंस भी साथ ही साथ कराएंगे, तो प्लीज़ आप लोग समय निकाल करके देखिएगा। और फिर से हम कह रहे हैं कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो शुरू करते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, इसीलिए हमने बताया आपको स्टार्टिंग में ही काफ़ी बड़ा वीडियो ये हो जाएगा। हम चाहते नहीं कि आपको 1 2 3 4 पार्ट में दिया जाए, इसीलिए एक ही पार्ट में आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। तो बात करते हैं विकास की। विकास क्या है? विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जन्म से शुरू हो जाती है ये प्रक्रिया। जैसे ही माँ के भ्रूण में बच्चा मतलब बनना शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होता है, तुरंत क्या है, बच्चे का विकास शुरू होने लगता है। इसीलिए कहा गया कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारणा यानी जन्म से पूर्व, जिसको हम कहते हैं गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। विकास के जब हम सिद्धांत पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है और निरंतरता का सिद्धांत कहता है, वो सारी चीजें। परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते। जैसे शारीरिक विकास क्या है, वयस्कावस्था शुरू होने पर रुक जाता है, अर्थात पूर्ण हो जाता है। शरीर का जो विकास है, जैसे शरीर के अंगों का बढ़ना, हाथ पैर उंगलियां अंगूठा, तो ये जितना बढ़ना होता है ये वयस्कावस्था तक बढ़ जाता है, फिर नहीं बढ़ता। तो ये विकास क्या है, रुक गया। लेकिन इसको विकास नहीं कहेंगे, आगे हम बताएंगे इसको क्या कहेंगे, ठीक है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। मानव विकास की अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग वर्गीकरण आप देखने को पाते हैं। रॉश ने कुछ और कहा और हरलाक ने कुछ और कहा। डिफरेंट टाइप के लोग, मतलब कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पे अपना अपना स्पष्टीकरण दिया। यहाँ पे एक नॉर्मल जो वर्गीकरण है जो ज्यादा प्रचलित है, इसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है कि गर्भावस्था को हम क्या कहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक और वयस्कावस्था 18 वर्ष से आगे की आयु की। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में यहाँ तक है, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था का ही अध्ययन किया जाता है। मानव विकास कैसा है, तो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, मतलब मात्रा में भी आप इसको मतलब माप भी सकते हैं और गुणों में भी इसको आप देख सकते हैं। विकास लचीला होता है, मतलब इसका हुआ कि आवश्यकता अनुसार हम अगर अपनी बॉडी में कुछ परिवर्तन लाना चाहें, लचीला का मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ परिवर्तन लाना चाहें तो परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं परिवर्तन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम करते हैं, है ना, डाइट करते हैं, योगा करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अपने शरीर में। अधिगम क्या है, तो अधिगम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। अधिगम का विकास से संबंध क्या है ये आपको यहाँ पे समझना है, इसलिए शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को यहाँ पे इसीलिए रेड कलर से हाईलाइट किया। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है, तो ये संबंध है, अधिगम भी जीवन पर्यंत चलता है और विकास भी जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद
ही प्रारंभ हो जाती है बच्चे में। तो विकास के बारे में हमने आपको बताया कि ये सतत प्रक्रिया है, इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। विकास न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत पर संबंधित है। यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है। बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, बाल मनोविज्ञान क्या है, तो गर्भावस्था से लेकर कहा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा सीडीपी का, ईवीएस का, हिंदी का और संस्कृत का, मैथमेटिक्स भी हम आपको कराएंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, विकास का पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चली आ रही हैं, वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। यह प्रश्न आपसे बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। आहार, भाई अगर आप संतुलित आहार नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा अगर आप ऑयली चीजें खाएंगे या ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, है ना, विटामिन की अगर कमी आ रही है, तो फिर क्या है, आपका विकास उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। रोग, अगर आपका कोई, अगर आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तब भी आपका विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि का अगर अभाव है तब भी विकास प्रभावित होगा। और लड़कों लड़कियों में भी कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिंग की बात कही गई। अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी इफेक्ट पड़ता है विकास में। अब बात करते हैं यहाँ पे अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो अभिवृद्धि का मतलब क्या है? शारीरिक परिवर्तन, जो शरीर में परिवर्तन होता है उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि विकास क्या है? शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यावहारिक परिवर्तन से। देखिए, अभिवृद्धि में जैसे किसी से कहा जाए कि पैर की लंबाई कितनी, तो बता देगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी है। बट अगर आपसे कोई पूछे आपका संवेगात्मक विकास कितना हुआ है, कितने ग्राम हुआ है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, तो क्या बता पाएंगे? सामाजिक विकास बच्चे का कितना हुआ है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, बता पाएंगे? कितने सेंटीमीटर, और नहीं बता पाएंगे। तो ये अंतर है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावहारिक परिवर्तन है। अभिवृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आर्थिक पक्ष को व्यक्त करती है, जबकि विकास व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का योग है। विकास क्या है? जितने भी परिवर्तन होते हैं उनका सबका योग है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, बल्कि विकास को हम माप नहीं सकते। क्लियर हुई बात? अभिवृद्धि क्या है? इसको आप देख सकते हैं कि कितना हाथ बढ़ा आपका, कितना पैर बढ़ा, है ना, शरीर का आकार कितना बढ़ रहा है, लंबाई कितनी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन आप क्या विकास को देख सकते हैं? कितना बच्चे में व्यवहारिक विकास हुआ है, कितना संवेगात्मक विकास हुआ? तो ये क्या है? अमूर्त है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। अभिवृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। हमने आपको एग्जांपल दिया हाथ पैर बढ़ने का, है ना। अगर ऐसे ही हाथ पैर बढ़ने लगे तो आसमान को आप छू जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये क्या है? अभिवृद्धि रुक जाती है, बट विकास क्या है? चलता रहता है मृत्यु तक। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, प्रत्येक बालक में अभिवृद्धि समान नहीं होती, लेकिन विकास के पदों में समानता पाई जाती है। अभिवृद्धि एक क्या है? आंशिक कारक है, जबकि विकास क्या है? एक व्यापक है। अभिवृद्धि एक छोटे हिस्से में है, विकास क्या है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, विकास एक व्यापक, ब्रॉड स्तर पे होता है, सभी सर्वांगीण विकास सभी पक्षों में। अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है, जबकि विकास रूप और आकार में परिवर्तन है ना। यहाँ पे सिर्फ आकार, बट यहाँ पे क्या? रूप और आकार दोनों में परिवर्तन। अभिवृद्धि शरीर से आशय, शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन से, मतलब अभिवृद्धि से आशय क्या है? शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास का मतलब क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, गुण कहे या रूप कहे। अभिवृद्धि क्या है? बाहरी तत्व है, अभिवृद्धि दिखाई पड़ेगी, विकास दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हमने आपको बता दी है कि वृद्धि क्या है? संकुचित अर्थ में है, विकास व्यापक अर्थ में है। यहाँ पे शारीरिक संवेगात्मक होता है और यहाँ पे सिर्फ शारीरिक होता है या किसी एक हिस्से में ही होता है। ये भौतिक विकास है, आपको दिखाई पड़ेगा। ये गुणों में विकास है, ये केवल शारीरिक होता है, इसमें कार्यकुशलता भी बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम शैशवावस्था में विकास और अधिगम की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, शैशवावस्था कब से कब तक की अवस्था होती है? तो ये अवस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था। इसको सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काल या सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी कहा गया है, और इसको नींव की अवस्था भी कहते हैं। भाई आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव बनाते हैं ना, तो बच्चे की भी नींव यहीं शैशवावस्था से पड़ जाती है, इसलिए इसको नींव की अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा अनुकरण के माध्यम से, यानी दूसरों को देख करके ज्यादा सीखता है, और ये भाषा विकास के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी गई है। तो अगर ऑप्शन में मिल जाए भाषा विकास के लिए सबसे अच्छी अवस्था शैशवावस्था दे दे, किशोरावस्था, तो आप शैशवावस्था लगाएंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है।
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से होना चाहिए, क्योंकि बच्चा लगभग 5 से 6 साल का हो जाता है। भाई 6 वर्ष से शुरू होती है ना। जन्म से क्या कहा जा रहा है, ये अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। तो ये इस अवस्था में मतलब कक्षा आप देखते होंगे आजकल जो एडमिशन होते हैं, एडमिशन जो होते हैं, हम अभी बाल्यावस्था में पहुंच गए थे कि 6 से 12। तो यहाँ पे क्या है, 6 या कक्षा 5 मतलब 5 या 6 साल का जब बच्चा होता है तो इसका एडमिशन करा दिया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था से हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था में क्या कहा जा रहा है, बाल्यावस्था की बात अगर हम करें तो ये अवस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें क्या होता है, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, लेकिन सीखने का क्षेत्र जो है इसमें व्यापक हो जाता है, ये अंतर है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, इसमें बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, ये अवस्था कठिन होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक मानसिक हर तरीके से परिवर्तन होते हैं। इसलिए स्टेनले हॉल ने कहा भी है कि ये संघर्ष तूफान की अवस्था है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब एक फैक्ट के रूप में यहाँ पे पूरे इस क्लास का समराइज करके बताया जा रहा है कि विकास क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब ये हुआ कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे आप भारत के बच्चे को देखें, चाहे आप इंग्लैंड के बच्चे को देखें, चाहे आप चाइना के बच्चे को देखें, विकास सभी में होगा, एक निश्चित पैटर्न से होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे में पहले नाक बढ़ रही है, नाक मतलब पहले नाक बन रही है या उसका साइज बढ़ रहा है फिर हाथ पैर। तो सार्वभौमिक मतलब एक निश्चित पैटर्न से हर जगह चलता है। हालांकि आनुवांशिकता का और पर्यावरण का, वातावरण का इफेक्ट पड़ता है, हमने आपको पहले ही बताया। फिर क्या है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी और प्रासंगिक होता है। बहुआयामी हमने आपको बता ही दिया कि बहुत सारे पक्षों में विकास होता है, जबकि अभिवृद्धि क्या है, लिमिटेड है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये सिर से पैरों की तरफ बढ़ती है। विकास मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में संबंधित हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही परिणाम होते हैं। संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। यही देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने आपको बताया था कि लिंग जो है प्रभावित करता है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं किशोरावस्था में जो है लड़कियों का शारीरिक विकास जो है वो लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है। बाल्यावस्था को गैंगेज भी कहा जाता है और किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। हालांकि इन अवस्थाओं के और बहुत सारे नाम हैं, बट अगर हम डिटेल से जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मेन चीजें आपको बताई जा रही हैं। बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, तो समाज की होती है। लेकिन प्राथमिक भूमिका अगर आपसे प्रश्न में पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, परिवार की, है ना। प्राथमिक परिवार, द्वितीय क्या है, समाज। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास सबसे पहले आएगा, सामाजिक विकास, फिर मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास और भाषा विकास, ये सभी आ जाते हैं। अब विकास के कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं, इनको आप जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कराया जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फ्री बिल्कुल कोर्स कराया जा रहा है, प्लीज इसको सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी। बालकों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों को ठीक से समझने के लिए शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विकास के नियमों को भली भांति परिचित हों। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा, मतलब अगर टीचर को विकास के नियमों का ज्ञान है तो बालक की शारीरिक मानसिक समस्याओं का मूल्यांकन संदर्भ उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे अगर इनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है, मूल्यांकन उचित ढंग से कर पाएंगे, उनका निर्देशन भी अच्छे ढंग से करेंगे अगर उनको विकास के नियमों का ज्ञान है। कुछ नियम यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं आपके लिए। हालांकि ये चीजें आपको पहले ही बता चुके हैं, बट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। विकास में परिवर्तन होता है, अर्थात गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही होते हैं। प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं। पूर्वानुमेय का मतलब है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ आप अनुमान पहले से लगा सकते हैं कि विकास में 2 साल का बच्चा होगा तो चलने लगेगा या फिर कढ़िलने लगेगा, या फिर 2 साल के बच्चे में दूध के दांत आ जाएंगे। सारी चीजें आप पहले से अनुमान लगा देते हैं, अर्थात जिसके बारे में हम पहले से पूर्व कथन
कर सकते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, मतलब दो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। विकास में बहुत सारी विभिन्न अवस्थाएं भी होती हैं, उनकी बात हम कर चुके हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं भी होती हैं। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अन्य रहित कठिनाइयां होती हैं, अर्थात विकास में संभावित खतरे और कुछ चुनौतियां भी हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान जैसी नहीं होती। विकास वर्तुलाकार होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे होता है विकास, है ना, कभी तेज गति से कभी कम। लंबाकार नहीं होता कि ऐसे हम सीधे, बिल्कुल, है ना, ये लंब पड़ता है, वही कहा जा रहा है कि विकास लंबाकार ना होकर के वर्तुलाकार होता है। विकास कैसे होता है, तो सामान्य की विशिष्ट की ओर होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सो ये बता ही चुके हैं आपको, ये भी बता चुके हैं, वंशानुक्रम, वातावरण। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक विकास अवस्था में कुछ सामाजिक, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की। तो पहला सिद्धांत है यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। तो ये हम आपको बता चुके हैं किसके अंतर्गत आएगा, ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। वैयक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या कहेगा कि इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी का धीमी गति से, किसी का तेज गति से, किसी का उच्च, किसी का निम्न, ये हो सकता है। इसको हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता या वैयक्तिक अंतर। आगे कहा जा रहा है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। इसके अनुसार एक क्रम होता है, एक पैटर्न से विकास चलेगा, है ना, वो हम बदल नहीं सकते, वो चाहे इंडिया का बच्चा हो चाहे किसी अन्य देश का। जैसे कि प्रत्येक बालक क्या करता है, पूरे वाक्य बोलना सीखता है या पहले सबसे अक्षर बोलना सीखता है। तो आपको खुद पता है कि पहले क्या है, बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी इग्नोर करिएगा। पहले बच्चा अक्षरों को, फिर शब्दों को, फिर वाक्य बोलना सीखता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप बच्चे की बात करें तो इसका भी विकास एक सीक्वेंस में होगा। आगे एक और सिद्धांत आप पढ़ेंगे कि विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। विकास की गति की विभिन्न दर भिन्न भिन्न दर। इसका मतलब ये हुआ कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनकी गति क्या है, बदलती रहती, एक जैसी नहीं होती है। शैशवावस्था में गति तीव्र होती है, बट क्या है, धीमी होने लगती है। बाल्यावस्था में ये गति धीमी हो जाती है, फिर से किशोरावस्था में ये गति तीव्र हो जाती है। तो ये कहता है विकास की गति भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब ये हुआ कि शुरू में किसी भी क्रिया सामान्य रूप से बच्चा सीखता है, फिर विशिष्ट, है ना। जैसे बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है, धीरे धीरे वो एक उंगली से उठाने लगता है, फिर अंगूठे की मदद से, फिर वो बारीक पेपर को भी उठाना सीख जाता है। पहले बच्चा क्या ऐसे दोनों हाथ से पकड़ेगा किसी चीज को, फिर वो उंगली से। तो ये सारी चीजें, बच्चे को आप पेंसिल ही पकड़ाते हैं तो पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे उसको पता चलता है कि हाँ ऐसे पकड़ना है तो अच्छा लिखते बनेगा, लिखने में उसको बताया जाता है। तो ये कहता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब ये है कि विकास के जितने भी अन्य पक्ष हैं, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये क्या है, आपस में संबंधित हैं। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को, जैसे पहले पूरा हाथ चलाना बच्चा सीखता है या पहले पूरा पैर चलाना। अब हाथ में उंगलियां भी तो हैं, लेकिन पहले बच्चा मुट्ठी बंद रखता है ना, पहले उंगलियां नहीं चला पाता, पहले हाथ चला पाता है ऐसे ऐसे, है ना। तो इसके अनुसार क्या है, पहले बच्चा संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है और फिर अंग के भागों को। बात समझ में आई? अगला देखिए, फिर एक साथ भी चला सकता है। दिशा की बात करें, यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको हम कहते हैं मस्तकाधुमुखी सिद्धांत, है ना। इसमें क्या होता है, विकास में पहले बच्चा कैसे होता है, पहले सिर का विकास, सिर से पैर की ओर, है ना। पहले बच्चा क्या है, गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होकर सहारे से चलना, फिर बिना सहारे के चलना। तो ये सब बच्चा क्या है, एक सीक्वेंस में सीखता रहता है। निकट दूर नियम क्या कहता है, इसके अनुसार रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे पहले कंधे का, फिर हाथ का और फिर अंगुलियों का विकास। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं निकट दूर का सिद्धांत, ठीक है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अनुसार बालक की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि पूर्वानुमेय, पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं। वृद्धि और विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का
परिणाम होता है। अर्थात बालक का विकास कैसे होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका माहौल कैसा है और वंशानुक्रम से चीजें कैसे चली आ रही हैं। ये सिद्धांत हमें क्यों पढ़ाया जा रहे हैं आपके सिलेबस में, सीटेट या टेट एग्जाम में क्यों रखे जाते हैं, ताकि आप इनको जान सकें और इसका प्रयोग आप अपने शिक्षण में कर सकें। इन सिद्धांतों से शिक्षा बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उसके अच्छे शिक्षक होगा, यहाँ पे शिक्षक जो है बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा उसके अच्छे विकास के लिए उपयुक्त विधियों को प्रयोग कर सकता है। शिक्षार्थियों के सीखने का तरीका क्या है यह जानने में भी शिक्षक को सहायता मिलती है। शिक्षक इन सिद्धांतों को जानकर बच्चों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई। अब आपको हम क्वेश्चंस कराते हैं, इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको कराते। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। खास बात यह है इस प्रश्न की कि इसके आंसर आपकी किताब में गलत मिलते हैं। अगर आप ऑफिशियली चेक करेंगे या अगर आप थ्योरी को मैच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किताब में इसका आंसर गलत दिया है। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, आप खुद ही सोचिए, क्या बच्चे का सबसे पहले क्या संवेगात्मक विकास होगा? नहीं। क्या सबसे पहले सामाजिक विकास होगा? नहीं। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अर्थात बच्चे का सबसे पहले क्या विकास होता है? तो शारीरिक विकास होता है। ठीक है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ पे शारीरिक विकास होगा बच्चे का, उसके बाद संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या फिर अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन निगेटिव है। क्वेश्चन निगेटिव है, ढंग से पढ़िएगा यहाँ पे। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। बाल्यावस्था में बच्चा जो है समाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता कि पुरुष के बारे में क्या सही है, क्या स्त्री के बारे में सही है, समाज के द्वारा क्या पुरुष के लिए रूल बनाए गए हैं, क्या स्त्री के लिए। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। विकास का अर्थ क्या है? रीट 2011 में प्रश्न पूछा गया। पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तीसरा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सही जवाब मिलेगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। अर्थात मेच्योर, आपके अंदर जो मेच्योरिटी आती है एज के हिसाब से, साथ ही साथ आपका जो अनुभव होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है आप में, वही विकास कहलाता है। चौथा प्रश्न देखिएगा, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? टॉय एज, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर इन सभी को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। फिलहाल अगर हम अपनी बात करें दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से, अगर ऑफिशियली आप मानेंगे तो दल समूह में रहने की अवस्था ये बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। कई किताबें ये भी लिखती हैं कि दल समूह में बच्चा उत्तर बाल्यावस्था से शुरू कर देता है, इसलिए यहाँ पे सही होगा आंसर, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछ रहा है, ये विशेषता जो है ये उत्तर बाल्यावस्था की है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वृद्धावस्था। 7वां प्रश्न आंसर जाएगा यहाँ पे बाल्यावस्था के साथ। अगर आपको इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 8वां प्रश्न देखिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है।
सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। देखिए, शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा तो सीखता है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा भी रहती है, सीखने की तीव्रता भी रहती है, लेकिन चिंतन करने की क्षमता बालक में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। तो स्किनर ऐसा मानते हैं कि विकास सतत तो है लेकिन धीमी प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे होती है, बाल्यावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो बाल्यावस्था होती है, 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व का विकास बच्चे में कब किसके फलस्वरूप होता है? 11वां प्रश्न आपके सामने। तो जब अधिगम होगा और वृद्धि होगी, तो ये अवस्था अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में अगर वृद्धि हो रही तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। आंसर जाएगा आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि, अर्थात विकास में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि से है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, पहला ऑप्शन यहां पे सही होगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। प्रश्न संख्या 15, स्नायुमंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो मांसपेशियों में विकास होता है शरीर में वही होता है स्नायुमंडल, स्नायु से जुड़ी हुई बात। तंत्रिका तंत्र। शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? किसके कारण? नैतिक विकास के कारण क्या वृद्धि होगी शरीर के आकार में? संज्ञानात्मक नहीं। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है शारीरिक विकास के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता। भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, वरना बच्चे को टॉयलेट लगता है तो कैसे बता देता कि मैम टॉयलेट लगी है, या मैम भूख लगी है, या मैम हमें घर जाना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। जीन पियाजे भी यही कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बच्चे वही नहीं सीखते जो पढ़ाया जाता है, कुछ चीज़ें बच्चे खुद भी सोचते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रश्न संख्या 18। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, जैसे आप विशिष्ट हैं, यूनिक हैं आप, उसी तरीके से प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। तो विकासी विधि सबसे अच्छी विधि होगी, क्योंकि हमें वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है, तो सिंपल सी बात है विकासी विधि होगी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नवजात शिशु का भार कितना होगा? अब जितने बार आप ये प्रश्न को देखेंगे, कहीं 6 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि ऑप्शन रख दिया 6 से 9 पाउंड। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सीटेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 22 आपके सामने। तो लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, या फिर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार। तो किशोरावस्था में क्या होता है? चिंताएं आपके मन में रहती हैं कि कैसे क्या करेंगे, आगे रोजगार नहीं हमारे पास, कैसे आगे का खर्चा कैसे चलेगा, फॉर्म भरना है, पैसा कहाँ से आएगा। तो बच्चा अपने बारे में ही सोचा करता है, चिंतित रहता है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आत्मविश्वास होगा उसमें, सहनशीलता भी होगी, संवेगात्मक रूप से परिपक्व भी होगा, वास्तविक चीज़ों को स्वीकृत भी कर पाएगा, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट यहाँ पे बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखिएगा, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था, या फिर शैशवावस्था?
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, तो आंसर जाएगा यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना ये किशोरावस्था से संबंधित है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। प्रश्न संख्या 27, शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, अर्थात मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। क्वेश्चन नंबर 28, तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? प्रतिक्रिया से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही बात है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य क्यों नहीं होता? हमने आपको रूल जो सिद्धांत पढ़ाए थे उसमें हमने आपको बताया था कि विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है, और आपसे कथन पूछा गया सत्य नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट कहाँ बनते हैं? शरीर में बनते हैं, समाज में, या फिर संवेगात्मक में? अवधारणा का मतलब है आप किसी के बारे में जो कॉन्सेप्ट अपने मन में रखते हैं। जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं विकास की, विकास क्या है, ऐसे आप जीन पियाजे पढ़ेंगे, कोहलबर्ग पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके कहाँ स्टोर होंगे? आपकी बुद्धि में। बौद्धिक विकास का हिस्सा है ये। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कथन सही है गलत है, पहले ये डिसाइड करिए। तो ये कथन गलत तो नहीं होगा, ये कथन गलत नहीं होगा, तो गलत वाले ऑप्शन हटा दीजिएगा। अब सही है तो क्यों सही है? क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से संबंधित है, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? प्रश्न संख्या 32, किशोरावस्था के लक्षण यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? प्रश्न संख्या 33, वीडियो को अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप प्लीज इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। प्रश्न संख्या 33, क्यों पढ़ाया जाता है बच्चे को? टीचर को क्यों पढ़ाया जाता है बाल मनोविज्ञान, विकास, वृद्धि क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चों को अनुशासित कर पाए, वो क्लास में जब जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, चुनौतियों से वो सामना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या पहला ऑप्शन सही होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा? अनुशासित या फिर व्यवहार? अब यहाँ पे दो में से आपको फाइनल डिसीजन लेना है, तो आप क्या लगाएंगे? व्यवहार में अनुशासन भी आ जाएगा, इसलिए प्रभावशाली विकल्प यहाँ पे पहला नहीं होगा बल्कि होगा चौथा विकल्प। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किसकी? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर उपरोक्त सभी की? क्वेश्चन नंबर 34, सभी की जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अभी अभी हमने आपको ये चीज शुरुआत में ही बताई। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो क्या क्या परिवर्तन होता है? रंग रूप बच्चे का भी बदलता है और विकास की दर भी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें परिवर्तन के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा 36 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 48 प्रश्न होंगे आई थिंक। 37वां प्रश्न देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, सही है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सही है। सीखने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन हम संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं करते हैं। प्रयोग करते हैं लेकिन इसका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न आपके सामने। तो किशोरावस्था सबसे कठिन, सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। 39वां प्रश्न देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है?
तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्न में से किसका मिलान उचित है? क्वेश्चन नंबर 40। सामाजिक विकास तभी होगा जब बच्चे को माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा। वातावरण ही नहीं मिलेगा, आप बच्चे को घर में कमरे में बंद कर दें, क्या उसका सामाजिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अर्थात सामाजिक विकास के लिए वातावरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। थर्स्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। थर्स्टन और लिकट का संबंध किससे है? अभिवृत्ति से, एटीट्यूड से है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। विकास के उस काल को, किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? अभी भी हमने आपको बताया। ये अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास डैश है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या फिर ए और डी, अर्थात मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, आंसर जाएगा यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। विकास की ये विशेषता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न अभी भी मैं आपको करा ही चुके हैं। सी ऑप्शन इसका हमने आपको बताया था, क्योंकि विकास के सारे पक्ष आपस में एक दूसरे से संबंधित। पक्ष की अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, है ना, ये आपस में कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। शैशवकाल की अवधि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 45। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका आंसर दिया गया था जन्म से 2 वर्ष। फिलहाल इस क्वेश्चन में विवाद है। अगर आप अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण देखेंगे तो कुछ मनोवैज्ञानिक अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। वैसे ऐसा प्रश्न अब नहीं पूछा जाता है, जिसमें अगर पूछा भी जाएगा तो उसके हिसाब से उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे जन्म से 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 2 से 3 भी दिया है, तो थोड़ा सा ये विवाद का मुद्दा है। हम दिखा देते हैं यहाँ पे आपको किसके अनुसार क्या है वर्गीकरण, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 46। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, मतलब अलग अलग दोनों चीजें, विकास और अधिगम नहीं भाई। अधिगम विकास के पीछे रहता है, नहीं साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, मतलब आपस में कहीं ना कहीं संबंध जरूर है। जैसे जैसे आपका विकास होता है आप चीज़ों को सीखने लगते हैं, अधिगम होने लगता है। अभी बच्चा पैदा हो, ठीक है, क्या वो सीख पाएगा सारी चीज़ों को? नहीं ना। जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा, उम्र बढ़ेगी, उसी तरीके से वो सीखना शुरू कर देता है और आगे सीखता ही रहता है पूरी जिंदगी भर। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? बाल्यावस्था समूह परिवर्ती, परिवर्ती का मतलब समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 6 से 11 वर्ष। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, आंसर होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 47 के लिए ऑप्शन नंबर बी के साथ 6 से 11 वर्ष। 48वां प्रश्न देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं कराएं। पारंपरिक की बात अब नहीं होती है मनोविज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान है। तो सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है इन सब में? वातावरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। आंसर जाएगा यहाँ पे विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा।